So I'll start off with next topic that is gravitational potential energy. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से ध्यान देके समझ लेना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, वो आपको सिर्फ ग्रेविटेशन में नहीं आने वाला, 5 से 6 अलग अलग टॉपिक्स में सेम कॉन्सेप्ट आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले वी शुड नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ आएगा वो भी समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, ग्रेविटेशन में तो आएगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो जगह पे आएगा। एक आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब मेरे पास अगर एक नंबर ऑफ चार्जेस का एक सिस्टम है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एक आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में, कैपेसिटर तो आपको पता होगा, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, वहां पे भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और कहाँ कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पांचवा मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिक्स नंबर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड, जिसको तुम सरफेस एनर्जी बोलोगे। एंड टू मोर प्लेसेस। तो ऐसे 7 से 8 जगह पे आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आने वाला है, और हर जगह पे डेरिवेशन का अप्रोच सेम है। मतलब तुमको अगर एक बार पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो समझ में आ गया, तो ये 7 8 टॉपिक आपको वापस पढ़ने ही नहीं है। तो हु नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। What are different types of energies a body can possess? Kinetic and potential. Total energy is sum of kinetic and potential. So let me ask this in another way. What is kinetic energy? What is kinetic energy of a body or an object? What is the formula of kinetic energy? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी जीरो कर दो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन। तो जो बॉडी मोशन में होता है उसी का काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन। तो ऑल ऑफ यू इन दिस क्लासरूम, मेरे को छोड़ के, डू यू हैव काइनेटिक एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम? नो, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एट रेस्ट। वैसे ही देर इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। तो एक ऑब्जेक्ट या एक चार्ज, उसका पोजीशन क्या है, उस पोजीशन की वजह से उसको जो एनर्जी मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी possessed बाय अ बॉडी। थोड़ा स्लो हो जाऊंगा मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एज आई टोल्ड यू कि 7 से 8 जगह पे लगने वाला है आपको ये। तो एनर्जी possessed बाय अ बॉडी on account of its position, on account of its position, or on account of its location is known as potential energy। मैंने कहीं पे भी अभी तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला नहीं है, मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल क्या है वो बता रहा हूं, राइट। तो एनर्जी possessed by a body or a system on account of its position is known as potential energy। अब let us try to understand कि potential energy आया कहाँ से और ये actually क्या है, why we say that energy possessed by a body on account of its position। तो I'll start with electrostatics, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इजी है, फिर उसी को हम लोग ग्रेविटेशन में अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है, यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज, एब्सोल्युटली नो चार्ज। हम लोग पहला चार्ज लेके आए, और हम लोग चार्जेस हमेशा इंफिनिटी से लाते हैं। इंफिनिटी से चार्जेस क्यों लाते हो वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो कि फ्रॉम वेयर डू यू ब्रिंग चार्जेस? फ्रॉम इंफिनिटी। तो हम जब पहले चार्ज को इंफिनिटी से लाए और यहाँ पे रख दिया, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन? जीरो। क्यों जीरो?
क्योंकि वर्क डन तब होता है जब कोई अपोज करने वाला हो। जब यहाँ पे कोई था ही नहीं, देयर वाज नो चार्ज हियर, तो हमने जब पहला चार्ज को लाके यहाँ पे रख दिया तो वर्क डन हुआ ही नहीं। वर्क इज डन ऑलवेज अगेंस्ट सम फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लोर पे है, अब इसको मुझे उठा के एक हाइट पे लाना है। वर्क डन हुआ? यस। क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि इसको ग्रेविटी कहाँ खींच रहा था? नीचे। और मैंने इसको कहाँ डिस्प्लेस किया? ऊपर। तो आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब जब वर्क डन हो अगेंस्ट सम फोर्स, ओनली इन दैट केस देयर इज सम एनर्जी। तो यहाँ पे पहले चार्ज को लाने में, मैं जानबूझ के चार्ज की बात कर रहा हूँ, मैं मास पे बाद में आ जाऊंगा। तो जब हम लोग पहले चार्ज को ला रहे थे इंफिनिटी से, ऐसा समझ लो पहले मास को ला रहे थे इंफिनिटी से, तो नो वर्क इज डन। तो वर्क डन हुआ ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका रहेगा क्या? नहीं, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज और एनी मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन लोकेशन इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई फील्ड नहीं था जो इसको अपोज करे। लेकिन व्हेन आई ब्रिंग सेकेंड चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो जो पहले चार्ज का फील्ड है, इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो वैसे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हो, तो पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड चार्ज को अपोज करेगा। मतलब पहला चार्ज सेकंड चार्ज को रिपल्शन का फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब क्या होगा फिर? इसका मतलब तुमको अगर सेकंड चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ पे लाना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग सेकंड चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन लोकेशन, क्या करना पड़ेगा? वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि Q1 उसको रिपेल कर रहा था, तुमने रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में इस चार्ज को मूव किया। तो अपने आप आया क्या चार्ज? नहीं, वर्क हैज टू बी डन, बट वर्क इज एनर्जी। डू यू नो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, वेरी गुड, एंड वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। तो तुमने जो सेकेंड चार्ज को लेट अस से बी पॉइंट पे लाके रखने के लिए जो वर्क किया, वो कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? वो स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? इस सिस्टम में। तो द वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज फ्रॉम infinity to a point B near point A where charge Q1 was kept. This work done is energy. Energy can neither be created nor be destroyed. तो वो स्टोर हो गया सिस्टम ऑफ चार्जेस में। और ये जो एनर्जी स्टोर हो गया, इसको तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं तीसरा चार्ज लाऊं, तीसरे चार्ज के लिए ये दोनों ही उसको अपोज करेंगे। क्योंकि अब तीसरा चार्ज अगर आपको लाना है और सी पॉइंट पे रखना है, तो ये जो सी पॉइंट है, ये पहले के फील्ड में भी है, ये दूसरे के फील्ड में भी है। मतलब थर्ड चार्ज Q3 को दोनों ही अपोज करने वाले हैं। मतलब मोर वर्क विल बी डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी। तो ये जो वर्क डन किया टू ब्रिंग थर्ड चार्ज अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, इट विल बी स्टोर्ड। कहाँ स्टोर हो जाएगा? इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम का होता है। किसका होता है? सिस्टम का होता है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक सिंगल चार्ज या सिंगल मास है, इफ आई हैव अ सिंगल चार्ज और सिंगल मास, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। तो सिंगल मास या सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होता है। बट इफ आई से आई हैव टू थ्री चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो। यहां तक क्लियर? इसका मतलब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सपोज मेरे पास एक सिस्टम है मासेस का या चार्जेस का। तो ये जो सिस्टम ऑफ मास या सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसको ऐसा बनाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टन कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन? फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग जैसे बैठे हो, जिस पोजीशन में बैठे, दिस इज वन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सपोज मैंने किसी को बोला और मैं बीच में बोलता रहता हूँ कि तुम उठो वहां से, इधर बैठो, बोलता रहता हूँ ना, तो वो नया कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया? एक पार्टिकल को उठा के दूसरी जगह पे रखवा दिया, तो वो एक नया कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए क्या हुआ? वर्क हुआ ना वर्क। पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन। लेकिन दूसरा लाया तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। तीसरा लाया तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। चौथा लाया तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पांचवा लाया तो वर्क इज डन अगेंस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ।
तो जब एक एक करके आप चार्ज को या मास को ला रहे थे तो हर बार वर्क हो रहा था और वो वर्क डन इधर स्टोर हो गया। तो हमको अगर एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर सेटअप में हर एक मास का या हर एक चार्ज का एक पर्टिकुलर लोकेशन, राइट? तो ऐसा सेटअप कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी वर्क हुआ उसको क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, और ये सब नोट्स में दिया है आपको, इज द वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। अभी ये कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे बाद में। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट conservative forces conservative forces in achieving a certain configuration of system, in achieving a certain configuration of system। तो अगर इन वन वर्ड आपको बताना हो, एक सिंगल वर्ड में, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन, राइट? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन। अभी मैंने बताया कि 7-8 जगह पे आप ये सीखोगे, मैं उसमें से एक एग्जांपल देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू नो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। केमिस्ट्री में तो वही होगा, अब तक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बेसिक पता होना चाहिए। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? एटम का स्ट्रक्चर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ है, वो पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? यू हैव अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? वेरी गुड, करेक्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें से प्रोटॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो मान लो ये सारे रेड बॉल्स जो है ये प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज, राइट? करेक्ट। व्हाट इज कूलम्स लॉ? व्हाट इज कूलम्स लॉ? The force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Very good. तो अगर मेरे पास दो सेम टाइप के चार्जेस हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव होगा। वेरी गुड, करेक्ट। तुमने खुद के ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तुमने बोला कि दो पॉजिटिव चार्जेस अगर मैं लेता हूं तो क्या करेंगे? रिपेल। अब तुम ही बोल रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन साथ में बैठे हैं, ऐसा कैसा हो गया? अगर दो प्रोटॉन्स मतलब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते तो हाउ कैन दे बी सिटिंग टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस? वेल, बाय द वे, डू यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस? पता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। तो बताओ, मेरे को आंसर बताओ। यू जस्ट सेड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, टू प्रोटॉन्स बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्जेस दे मस्ट बी रिपेलिंग ईच अदर। फिर तुम ही बोल रहे हो कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटलीस्ट फ्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। कैसे हो गया ये? हाउ इट इज पॉसिबल? दो प्रोटॉन जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे साथ में आके बैठ गए। बाइंडिंग एनर्जी। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ये जादू कैसे हो गया? जादू नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे थे, अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लॉज ऑफ मोशन जब चैप्टर चालू होगा तो यू विल सी देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें से एक है ग्रेविटेशन, जो अभी तुम पढ़ रहे हो। उसमें से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलम लॉ एप्लीकेबल होता है। उसमें तुम एक चीज देखोगे, देखा भी है हमने, मैंने बताया भी था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है लॉन्ग रेंज फोर्स, इसका रेंज होता है इन्फिनिटी। फिर और एक टाइप का फोर्स होता है जिसको तुम बोलते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब व्हाट हैपेंस इज, अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, यस दे आर रिपेलिंग ईच अदर। लेकिन अगर मैं वर्क डन करके, मतलब इसको फोर्स अप्लाई करके जबरदस्ती इसको दूसरे प्रोटॉन के पास में ला रहा हूँ, पास में ला रहा हूँ, पास में ला रहा हूँ, जैसे ही डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्रोटॉन्स, अगर ये 10⁻⁻15 मीटर से कम हो गया
तो देन इन दोनों में एक दूसरा ही फोर्स एक्ट होने लगता है, जिसको तुम बोलते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। वो 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पे एक्ट करता है, और नाम में ये स्ट्रॉन्ग मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। तो ये एक बार डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इफ इट बिकम्स लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, राइट, देन कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अब ये दोनों प्रोटॉन्स जो पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, लेकिन द क्वेश्चन इज इतने कम डिस्टेंस पे लाए कैसे वर्क डन करके? वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो वर्क डन जो हुआ था टू ब्रिंग ऑल दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, न्यूट्रॉन को लाने में भी वर्क होता है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे 12th में। तो ये सारा का सारा वर्क कहाँ स्टोर हो गया? इन द सिस्टम। सिस्टम कौन है? न्यूक्लियस है, और इसको तुम बोलते हो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब याद रखना, ये भी एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो रिमेंबर दिस, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैंने जनरल डेफिनेशन लिखा पहले। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। और ये आया कहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। वर्क डन क्यों हुआ? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम है, ये मास का सिस्टम होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा। अगर ये चार्ज का सिस्टम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, राइट, करेक्ट। और भी चार पांच टाइप के, उस पर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। तो जब भी आपके पास एक सिस्टम हो, चाहे वो मास का सिस्टम हो या चार्ज का सिस्टम हो, यहाँ पे हमेशा क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है, राइट। अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूं, मतलब पहले तो सिस्टम बनाने में जो वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम। एक बार सिस्टम बन गया, अब अगर मैं सपोज इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं, मैंने बताया आपको एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का। जैसे मैं बोलता हूँ बिजनेस में, उठो आगे बैठो, तो सपोज सपोज ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें मैंने एक चार्ज को या एक मास को शिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये चार्ज या मास अपने आप शिफ्ट होगा क्या? नहीं, इसमें भी क्या होगा? वर्क डन होगा। तो एक बार आपके पास सिस्टम बन गया, और सिस्टम में किसी भी पार्टिकल को आप मूव कर रहे हो, तो उसमें भी वर्क डन होगा। एंड दैट वर्क डन इन शिफ्टिंग और इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। या तो तुम बोलोगे कि द वर्क डन इन शिफ्टिंग अ पार्टिकल, या फिर आप बोलोगे वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम बनने में जो वर्क हुआ था वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में जो वर्क हुआ वो क्या है? वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि पहले से सिस्टम था ना, सिस्टम पहले से था, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी था क्या? यस। अभी तुम एक सिस्टम हो, यू प्लस अर्थ इज अ सिस्टम, सिस्टम हो ना, तो देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। विच पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं किसी भी एक को बोलता हूँ कि उठो वहां पर जाके बैठो, राइट, करेक्ट, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में क्या होगा? वर्क होगा। दैट वर्क विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम बनने में जो वर्क हो, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो वर्क हो, उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। मतलब हम सिर्फ कर ये रहे हैं कि इस सिस्टम के पार्टिकल्स का लोकेशन चेंज कर रहे हैं। लोकेशन चेंज करना मतलब पोजीशन चेंज करना, और अपने आप कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो जो भी वर्क हुआ इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये इंक्रीज, मतलब चेंज तो चेंज है ना, इट कैन बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इट कैन बी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही हो सकते हैं। हमारा फोकस फिलहाल होगा इंक्रीज पे, बताऊंगा कैसे। यू नो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देन? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? वर्क डन से। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, गलत।
फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 तक ठीक था। वंस यू एंटर 11 भूल जाओ ये। इट इज नॉट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज एफ बार डॉट dx bar, where dx bar is displacement. Correct? So what is change in potential energy when you change the configuration of a system? F bar dot dx bar. तो यहां तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो नाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक याद रहेगा? याद रहेगा? व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? F bar dot dx bar, where F bar is force applied and dx bar is displacement. So now we can derive the formula for gravitational potential energy. अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। ओके, तो फॉर एग्जांपल डायग्राम नोट्स में दिया नहीं है जानबूझ के, तो यहां पे आप समझ लो अब क्या है। सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो पहले ये बताओ कि अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थ एज सिंगल ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। इमेजिन इस अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर एट सम डिस्टेंस आर इनिशियल। तो एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट तक, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर आई, आर इनिशियल। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से है आर इनिशियल। ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं स्मॉल एन। हमको इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से लेके जाना है न्यू पोजीशन पे, इसको शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? लेटर से हमको इसको शिफ्ट करना है बी पॉइंट पे। तो वी वांट टू मूव डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बी का सेंटर से डिस्टेंस है r फाइनल, राइट? तो पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट था विथ मास m और था विथ मास कैपिटल M। ये सिस्टम है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है? होता है, यस। तो ये ऑब्जेक्ट और ये अर्थ एज अ सिस्टम इज अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी था। अब क्या करना है हमको? इस ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके जाना है? ए से बी तक। तो जब मैं ए से बी तक लेके जाऊंगा तो क्या होगा? वर्क डन होगा अगेंस्ट विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स कहां खींचेगा? नीचे। और हमको डिस्प्लेसमेंट कहां करना है? ऊपर। तो अपने आप होगा कि नहीं? तो यू हैव टू डू वर्क, and work is energy which can neither be created nor be destroyed. So this work done to change the position of object appears as change in potential energy. ये याद रखना। आप यहां तक समझ में आया? पक्का पक्का? पहली बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, फिर इजी है। और जो मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ वही सेम मेथड हर बार पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने में लगेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, सेम अप्रोच। तो इसके बाद अब याद रखना कि क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। हमको ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके जाना है? ए से बी तक। तो हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जा रहे थे, तो हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में लेके जा रहे थे। मतलब हमने ए से एक छोटा डिस्प्लेसमेंट कर लिया डी आर, डी आर। फिर वापस से हमने, देखो हर बार जब तुम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करोगे तो क्या होगा? वर्क डन होगा। तो व्हाट वी डू इज, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस करते हैं, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम हर बार पहले देखेंगे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज, राइट? तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर? क्या आएगा? द चेंज इन potential energy in displacing the object by small displacement dr is, what is the change in potential energy?
अभी तो बताया था, लिखा है इसी जगह पे, लिखा है क्या है, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एफ बार डॉट, हाँ, एफ बार, यहाँ पे एफ जी बार, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल, और यहाँ पे फोर्स था जनरल फोर्स, राइट। बड़बड़ मत करो, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ओके, डॉट, डॉट डी आर बार विथ अ नेगेटिव साइन, हु कैन टेल मी व्हाई दिस नेगेटिव साइन, अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन, दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, क्या था क्लियर। लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तुमको एक्चुअली ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके जाना था, ए टू बी। तो मैंने क्या बोला, ए से बी तक जब तुम लेके जाते हो तो कैसे इमेजिन करते हो, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया डी आर, चेंज इन पोटेंशियल कितना देख लिया, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया डी आर, फिर देखा कि कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, ऐसे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते करते ए से कहाँ पहुंच गए, बी तक। तो हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो व्हाट विल बी टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंटीग्रेशन। तो हमेशा ऐसा ही होगा, देयरफॉर टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको तुम डिनोट करते हो डेल्टा यू से, स्मॉल चेंज के लिए डी यू, टोटल चेंज के लिए डेल्टा यू इज। तो कैसे निकालोगे इसको, इसको बोलोगे डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से स्टार्ट हुआ था, ए पॉइंट से कहां तक गया, बी पॉइंट तक, हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ डी यू, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, ये ए टू बी मैं बाद में लिखता हूं, इंटीग्रेशन डी यू, व्हाट इज डी यू, माइनस एफ जी बार डॉट डी आर। एक बार तुमने यहाँ पे डी आर लिख दिया ना, डी आर, क्योंकि डी आर ये वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, अभी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या वो भी समझ लो। क्या चेंज हो रहा है जब तुम ए से बी पे लेके जा रहे हो, तो क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डी आर चेंज। स्टार्ट कहां से हुआ था, ए पॉइंट से, ए पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा है तुमने, आर है, और बी पे क्या लिखा है, आर है। तो ए की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, आर इनिशियल, और बी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, आर फाइनल, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक इक्वल टू 8 टॉपिक्स, तो वन वन टॉपिक हियर मींस यू आर क्लियरिंग 8 टॉपिक्स। ओके, बट बट यू मस्ट नो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, वेर आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। लेकिन तुमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा वेक्टर, राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो स्केलर, चलेगा ऐसा, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, लेट अस डिफाइन अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस। तो ये जो यूनिट वेक्टर है कहां से स्टार्ट हुआ, सेंटर से, कहां जा रहा है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स को क्या बोल देंगे, आर कैप। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द सरफेस, करेक्ट, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, आर कैप कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर, बराबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पॉइंट कर रहा है, नीचे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, माइनस आर कैप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस आर कैप। R cap is a unit vector from center of Earth to the surface and gravitational force is directed opposite to it. तो क्या लिखोगे, माइनस आर कैप, और ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। Therefore change in potential energy, वैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आर आई टू आर फाइनल, आर आई टू आर एफ, माइनस, ये माइनस साइन भूलना मत, ये ऑलरेडी था, और इसमें और एक माइनस आ गया, क्या आ गया इसमें, और एक माइनस, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, और साथ में कौन है, साथ में कौन है, आर कैप, डॉट क्या लिखना पड़ेगा इधर, डी आर बार। ओके, तो व्हाट आई हैव डन इज जस्ट सब्स्टिट्यूटेड
फॉर व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या था, माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर आर कैप, माइनस जी एम एम आर स्क्वायर और साथ में आर कैप। गुड, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो therefore delta U, what is delta U? Final potential energy minus initial potential energy equal to integration R initial to R final। तो ये क्या आ जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर R कैप डॉट डी आर बार। करेक्ट। व्हाट इज A बार डॉट B बार? AB cos थीटा। वेरी गुड। A बार डॉट B बार इज AB cos थीटा, सही है। तो व्हाट इज R कैप डॉट डी आर बार? A का मैग्नीट्यूड तो R का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड तो डी आर का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन आर कैप एंड डी आर बार। आर कैप का डायरेक्शन क्या था, अवे, ऊपर की तरफ। और डी आर भी कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर कैप एंड डी आर? जीरो, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो कॉस ऑफ जीरो कितना होगा, वन। तो ये हो गया वन। डी आर बार का मैग्नीट्यूड कितना है, डी आर है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, वन, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। करेक्ट। तो आर कैप डॉट डी आर बार कितना बन गया तुम्हारा, डी आर। इसके लिए अगर आप देखोगे नोट्स में, तो डायरेक्टली यहाँ पे डी आर लिख दिया है। तो देयर फॉर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर इनिशियल टू आर फाइनल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट डी आर। आर कैप डॉट डी आर बार इज आर कैप का मैग्नीट्यूड, डी आर बार का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ जीरो। cos of 0 is 1, r cap का magnitude is also 1, so that is why r cap dot dr bar is equal to dr। मैं लिख देता हूँ चाहिए होगा तो, r cap dot dr bar is mod of r cap mod of dr bar, जिसको तुम dr बोलते हो, cos of 0 because angle between these two is 0। तो ये 1, ये dr हो गया, ये 1 हो गया, it is just dr। तो r cap dot dr bar is dr। हो गया। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने से पहले जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। कौन कौन कांस्टेंट है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, पक्का? हाँ कांस्टेंट है ना, इसलिए तो लिखते हो ना तुम 5.98 इंटू 10⁻²4, क्योंकि वो कांस्टेंट है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, नो? मतलब तुमको अगर मैं अर्थ से मून पे भेजूं तो तुम्हारा मास चेंज होगा? मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। तो कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों ही कांस्टेंट है। हमारा है टू आर फाइनल डी आर बाय आर स्क्वेयर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वेयर? नहीं याद है, कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट पे अटेंशन हियर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स, x raised to n plus 1 upon n plus 1, very good। x raised to n plus 1 divided by n plus 1, so what will be integration of r raised to n dr? r raised to n plus 1 upon n plus 1, सही है, सही है, very good। can I write this as capital G capital M small m integration r initial to r final r raised to minus 2 dr? तो कंपेयर कर लो। तो यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, you have final potential energy minus initial potential energy as capital G capital M small m। what is integration of r raised to minus 2? स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ ना, n की वैल्यू कितनी हो गई, what is n, माइनस टू। तो r रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, बराबर। लिमिट्स कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। एक बार आपने इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया तो लिमिट्स अब आप ब्रैकेट के बाहर लगाते हो गया। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m। व्हाट इज दिस, अपॉन माइनस वन, r इनिशियल टू r फाइनल, वेरी गुड। व्हाट इज r रेज टू माइनस वन, वन बाय आर।
तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 1/r, आर इनिशियल टू आर फाइनल। अब एक काम करते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r, आर फाइनल टू आर इनिशियल। नेगेटिव साइन हटाना है तो लिमिट्स को इंटरचेंज करना पड़ता है। फिर क्या करते हो, इसके बाद क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाय अपर लिमिट इज आर इनिशियल, लोअर लिमिट इज आर फाइनल। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब फ्रॉम इनिशियल डिस्टेंस आर आई टू फाइनल डिस्टेंस आर एफ। हमको क्या डिफाइन करना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या डिराइव किया, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमको डिराइव करना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने डिराइव कर लिया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे अब। देखो क्या होता है, हमको एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है जिसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। और पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज अ पॉइंट वेयर फोर्स इज ऑल्सो जीरो। तो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज अ पॉइंट वेयर फोर्स इज ऑल्सो जीरो। तो मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वेयर विल बी द फोर्स जीरो, इंफिनिटी। क्योंकि 1/r² आता है ना, 1/r² आता है कि नहीं आता है दोनों में? यस। तो 1/∞² आएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो विच इज द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इंफिनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला था आपको, मैं बताऊंगा आपको क्यों क्यों हम लोग इनिशियली इंफिनिटी ही लेते हैं। क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे इनिशियल फोर्स होता है जीरो, राइट। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारे खुद के कन्वीनियंस के लिए, फॉर कन्वीनियंस व्हाट वी डू इज, फॉर कन्वीनियंस हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करेंगे? फाइनल तो ठीक है, इनिशियल क्या करोगे? हम्म। अरे आर इनिशियल क्या करोगे, क्या क्या करोगे, क्या करोगे, वो छोड़ो, उसको इधर ध्यान दो, बताओ क्या करोगे, व्हाट इज आर इनिशियल? अरे व्हाट इज आर इनिशियल? और इनिशियल डिस्टेंस अगर इंफिनिटी लिया तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, मतलब इन दोनों से क्या जीरो होगा, यू आई। तो फॉर कन्वीनियंस यू कैन से, अभी मुझे पता नहीं स्पेलिंग क्या है, आई फॉरगॉट, ठीक है चलता है, गलत सही वट एवर इट इज, आई डोंट वांट टू गो इनटू इंग्लिश लेक्चर्स नाउ। हो गया, यू इनिशियल इज इंफिनिटी, राइट, जीरो। तो क्या होगा, जीरो, करेक्ट, राइट। तो इफ यू पुट आर इनिशियल एज इंफिनिटी, यू गेट यू इनिशियल एज जीरो, क्योंकि बिकॉज डिस्टेंस इज इंफिनिटी। बताओ तो, इनिशियल डिस्टेंस पे ये जीरो क्यों हो गया, मिस्टर ब्लू टी शर्ट, हुडी हुडी, हाँ बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हुआ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हुआ, व्हाई इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बिकॉज आर इनिशियल इज इंफिनिटी। तो इसका मतलब तुम्हारा ये जो लिखा है तुमने, क्या लिखोगे, इंफिनिटी। व्हाट इज 1/∞? जीरो। इसको क्या लिखोगे, जीरो। तो बचा क्या, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नोटेशन चेंज कर देते हैं। हम लोग आर एफ को क्या बोल देते हैं, आर, क्योंकि एक आर तो गया, 1/r मतलब 1/∞ वो गया, तो बचा कौन, एक ही आर, तो उसको क्या बोल दिया। और जो यू फाइनल है, यू फाइनल है, इसका भी नोटेशन चेंज करके क्या बोलते हैं पता है इसको, यू ऑफ आर। क्या बोलते हैं इसको, यू ऑफ आर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू गेट यू ऑफ आर। यू फाइनल क्या है, यू ऑफ आर, माइनस इनिशियल क्या है, जीरो, इक्वल टू कैपिटल जी
कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल. ओके गुड. व्हाट इज 1/infinity? जीरो. 1/infinity जीरो. तो u ऑफ r इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m 1/infinity जीरो माइनस 1/r. क्या आ गया? क्या आ गया जल्दी बताओ. माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्क्वायर. नहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर वो फोर्थ होता है. और इफ यू डोंट रिमेम्बर आई विल हैव टू मेक यू रिमेम्बर बिकॉज आई हैव टोल्ड यू. कहीं तो बीच में ही मैंने आपको पूरा ये चार इक्वेशन लिख के बताए थे. इफ यू रिमेम्बर बताए थे क्या? बताए थे? पक्का बताया क्या? पक्का याद है? हाँ. कौन सा नंबर का लेक्चर था ये? देखो ये. देखो देखो. अरे यार. फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और ग्रेविटेशन में M1 M2 बाय आर स्क्वायर. राइट. फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर, वहां पे GM बाय आर स्क्वायर. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 बाय आर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1 M2 बाय आर. तो हमने जो अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया तो उधर क्या आया? माइनस GM1 M2 बाय आर. करेक्ट. राइट. तो नेगेटिव साइन का मैंने आपको मतलब भी बताया था. मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है. काइनेटिक तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना. मास सुना है? नेगेटिव नहीं होता है मास नेगेटिव. वी नेगेटिव हो भी गया तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा. तो काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होता नहीं है. राइट. तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब एक स्पेसिफिक मतलब बताया था मैंने आपको. बाउंड सिस्टम बोलते हैं उसको. बाउंड सिस्टम का मतलब क्या होता है? फोर्सेस आर अट्रैक्टिव. जब दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स अट्रैक्टिव हो तो सिस्टम इज कॉल्ड एज बाउंड सिस्टम. और फॉर अ बाउंड सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है. क्या आता है? नेगेटिव आता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो Q1 Q2 तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना था? K Q1 Q2 बाय आर. हमने माइनस लिखा था कि वहां पे? नहीं, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो वहां पे फोर्स कौन सा था? रिपल्सिव था. ग्रेविटेशन में दो मासेस, कभी भी दो मासेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्या? नहीं. क्या करते हैं? अट्रैक्ट. तो अगर अर्थ है, उसका मास कैपिटल एम है, ऑब्जेक्ट हो, तुम खुद एक ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारा मास स्मॉल एम है, तो अर्थ तुमको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट. तो तुम्हारा और अर्थ का एज अ सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में क्या आना चाहिए? माइनस. अगर तुम डिराइव कर रहे हो और माइनस नहीं आ रहा है तो तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है. इसलिए मैं बोल रहा था कि वहां ध्यान दो कि आर इनिशियल इज इंफिनिटी. और अगर इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी हो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो. और हमने आर फाइनल को बोल दिया आर क्योंकि इनिशियल तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी लाए थे. फाइनल रखा कहाँ पे है? आर पे. और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या डिनोट कर दिया? यू ऑफ आर. अब इसको यू ऑफ आर बोलने का एक रीजन है. यू ऑफ आर, इट इज नॉट यू मल्टीप्लाइड बाय आर, इट इज यू ऑफ आर. जैसे एफ ऑफ एक्स होता है ना फंक्शन, वैसे यू ऑफ आर. वाई? बिकॉज यू सी, इफ आई हैव दिस अर्थ एंड इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट at some distance r from the center of earth, the potential energy of this system as a function of distance r is minus v capital M small m by r. इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ r वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने डिस्टेंस चेंज किया तो पोटेंशियल चेंज होगा. यस. तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्टेंस. मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे. इसलिए इसको क्या लिखते हो? यू ऑफ आर. याद रहेगा? पक्का पक्का याद रहेगा? पक्का. तो ये तो मैंने इन जनरल अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के लिए लिया. व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी टू मासेस m1 एंड m2? यू ऑफ आर इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर. आर स्क्वायर बोलना नहीं. आर स्क्वायर किस में आता है? फोर्थ में. और फोर्थ में माइनस आता है क्या? नहीं. यहां तक क्लियर? अगर ये समझा है तो अब व्हाट इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो समझ में आएगा.
और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आएगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी समझ में आएगा. So if you understand what is gravitational potential energy, the same way you can derive electrostatic potential energy. If you can derive what is gravitational potential, in the same way you can derive electrostatic potential. ये दोनों chapters they are exactly connected to each other. So let us see what is gravitational potential. Gravitational potential. Potential. और बिफोर आई डिराइव व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो जो मैंने टेबल दिखाया था जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ऐसे चार पैरामीटर लिखे थे. उसमें से पोटेंशियल का भी फॉर्मूला लिखा था. तो हु रिमेंबर्स व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? माइनस जी एम बाय आर. वेरी गुड. So the idea here is what we know so far is gravitational potential energy of Earth and mass, some object of mass m as a system is capital G, capital M, small m by, ऐसे ही है ना कि आर स्क्वायर है, आर है पक्का, श्योर, राइट. तो ऐसा कर सकते हैं कि हम कैन आई राइट दिस एस, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? लिख सकता हूँ. सिर्फ मैंने क्या किया, कुछ नहीं, स्मॉल एम को अलग कर दिया. तो जो ब्रैकेट में टर्म बचा, क्या बचा? माइनस जी कैपिटल एम बाय आर. वो सिर्फ दो ही चीज पे डिपेंड करता है. कौन सी दो चीज पे? मास ऑफ अर्थ एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. क्योंकि आर क्या देता है तुमको? व्हाट डज आर गिव यू? लोकेशन. किसका लोकेशन? ऑब्जेक्ट का. कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. तो ये जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट, द क्वांटिटी माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज, इसको बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम किसका मास था? अर्थ का. इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ. एंड इज डिनोटेड बाय, तो पोटेंशियल को डिनोट करते हो तुम हमेशा V ऑफ आर्स, राइट. तो देयरफॉर व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V ऑफ आर? माइनस जी एम बाई आर. करेक्ट, राइट. यहाँ तक क्लियर? देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ आर इज इक्वल टू क्या था? माइनस जी एम बाई आर इंटू स्मॉल एम. लेकिन ये माइनस जी एम बाई आर को क्या बोल दिया? V ऑफ आर. तो इट इज V ऑफ आर इंटू मास. बराबर, यहां तक क्लियर? तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो भी मास तुम लिखते हो उसको बोलते हो सोर्स मास, और उसके बाहर जो लिखते हो उसको क्या बोलते हो? टेस्ट मास. ये सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है. इसके लिए इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे 100% अटेंशन हियर, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट आएगा. तो पोटेंशियल के फॉर्मूला में जो तुमने मास लिखा वो कौन सा मास है? सोर्स मास. और जो बाहर लिखा वो कौन है? टेस्ट मास. तो इन जनरल अगर मैंने और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो छोड़ के कोई भी दो मासेस ले ली, कोई भी दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस जी m1 m2 बाय आर. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस जी m1 बाय आर इंटू m2. लिख सकता है क्या? यस. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो कौन है? कौन है वो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका? मास m1 का.
तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास इनटू सेकेंड मास, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, -G m2 बाय R इंटू m1। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट? तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, पीछे बैठे हुए कुछ लोग तुम गड़बड़ कर रहे हो, अजीबा चालना नहीं, इट विल नॉट वर्क। ओके, तो इसके बाद दिखे तो फिर, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, किसका पोटेंशियल है? सेकेंड का। तो क्या लिखोगे? V2 of R इंटू m1। करेक्ट? क्लियर यहां तक? सही है। तो अगर मेरे पास दो मासेस है, m1 m2, अगर एक का पोटेंशियल है तो दूसरा मास बाहर है ना, V1 m2 दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, या फिर V2 m1 दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी। क्यों ऐसा? ऐसा इसके लिए, अगर मेरे पास दो मासेस है, अगर मैं सोर्स मास m1 को मान रहा हूं, तो पोटेंशियल किसका? सोर्स का। तो वो जो सोर्स मास था उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, याद है क्या? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आया तो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे ही सोर्स मास के फील्ड में कोई और मास आया तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोटेंशियल कभी भी किसका होता है? सोर्स का होता है। तो m2 ये m1 के फील्ड में है, तो फिर पोटेंशियल किसका है? m1 का। उल्टा भी ट्रू है ना, अगर m2 m1 के फील्ड में है तो m1 भी किसके फील्ड में है? m2। करेक्ट? यहां तक क्लियर? तो इन जनरल तुमको याद रखना है ये, इन जनरल अगर तुम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? इफ यू आर राइटिंग डाउन U इक्वल टू V1 m2, मतलब m2 इज टेस्ट मास एंड V1 इज पोटेंशियल ऑफ सोर्स मास, तो तुम उल्टा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? V2 m1 लिख सकते हो। बट इन जनरल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू पोटेंशियल इंटू मास। तो इन जनरल यू कैन राइट डाउन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE. It is not geometric progression energy, it is gravitational potential energy is equal to gravitational potential. Gravitational potential energy is equal to gravitational potential multiplied by mass, multiplied by mass. Clear? What will be electrostatic potential energy? Equal to electrostatic potential into charge, right? So therefore gravitational potential is equal to gravitational potential energy upon mass. What will be electrostatic potential? Electrostatic potential energy upon charge, right? याद रहेगा? और नोटेशन में लिखना है, नोटेशन में लिखना है, तो पोटेंशियल को हम लोग नोटेशन देते हैं V। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और ग्रेविटेशन में भी हम लोग नोटेशन सेम रखते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं यहाँ लिखूंगा VE, मतलब तुमको समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और यहाँ पे मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा VG, मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है? ग्रेविटेशनल। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? ग्रेविटेशनल। तो UG बाय बाय M। वेरी गुड, M। लेकिन क्योंकि तुमको पता ही है कि हम ग्रेविटेशन स्टडी कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं ये नोटेशन हटा देता हूँ। तो इन जनरल, potential is potential energy upon mass, V equal to U by M, V equal to U by M, V equal to U by M। याद रहेगा? याद रहेगा? तो what is electrostatic potential energy? Electrostatic potential into charge. What is electrostatic potential? Electrostatic potential energy upon charge. What is gravitational potential? Gravitational potential energy upon mass. Very good। अब ये याद रखना,
क्योंकि अभी हमको देखना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सुना है क्या ये वर्ड कहीं पे? सुना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड सुना है कहीं पे? सुना है? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? बैटरीज में। तो बैटरीज में जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो। लेकिन वैसा ही एक पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेविटेशन में भी होता है। उसको बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सुनो तो हर बार बैटरी है ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स कि तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। इफ यू आर इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, यू आर मोस्ट प्रोबेबली, एक्चुअली नॉट मोस्ट प्रोबेबली, बट यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट जब तुम ग्रेविटेशन चैप्टर में हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ लो अच्छे से। गुड। सो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, नोटेशन का चेंज है। तो नोटेशन का चेंज क्या है पहले वो समझ लेते हैं। गोइंग बैक टू द प्रीवियस टॉपिक, यहाँ पे V1 और V2 का क्या मतलब था? V1 क्या था और V2 क्या था? V1 था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड मास, इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दिया था। एवरीथिंग हैज अ रीजन। ऐसा फालतू के डायग्राम नहीं ड्रॉ करते हम यहाँ पे। ये M1 है, ये सोर्स मास है, इसका फील्ड है, राइट, ये डॉन है, ये उसका रीजन है, एरिया, राइट। उसमें कौन आ गया? M2। ऐसा याद रखना, अभी क्या करेंगे, याद रखना पड़ेगा ना। अनफॉर्चुनेटली यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, तो यू हैव टू रिमेंबर। इसके लिए फिजिक्स का बहुत सिंपल सा रूल है। इमेजिन इन अ वे दैट यू लाइक। कोई भी डॉन हो, उसके एरिया में उसकी दादागिरी होती है, राइट। तो उसमें कोई गया तो मानना ही पड़ता है। तुम किसी के एरिया में चले गए, वो तुमको बोलेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तो ये है इधर। M1 इस एरिया का डॉन है, तो किसका पोटेंशियल है? M1 का। उसमें कौन आ गया? वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर नोटेशन में क्या लिखा? V1। उल्टा भी था, उधर जाके मार खा के आया M2, तू मेरे एरिया में आ। होता है ना, हम जाते हैं एक के एरिया में, मार खा के जाते हैं, गुस्से गुस्से में बोल देते तू मेरे कॉलोनी में आ, देखता हूँ तेरे को मैं। तो इसका भी है। इसका क्या है? इसका भी एक, इसका भी एक फील्ड है, बराबर है ना, राइट। तो रहते ऐसे सिटी में हो जहाँ पे ये चीजें बहुत नॉर्मल है। टू नॉर्मल। सिर्फ उसको साइंस में कैसे सोचना, सोचना साइंस नहीं है वो। हाँ, फाइटिंग विद द हेल्प ऑफ वेपन्स, वर्किंग ऑफ वेपन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ओके। तो एनीवेज, नॉट गोइंग टू अदर थिंग्स। तो अगर M1 के फील्ड में M2 है तो M2 के फील्ड में कौन है? वेरी गुड। तो सेकेंड मास का पोटेंशियल कैसे लिखा तुमने? V2। अभी एक चीज याद रखो, आगे जो टॉपिक है ना उसमें नोटेशन चेंज होने वाले हैं। इसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि हमने जो पिछला टॉपिक देखा था उसमें V1 का सिंपल मतलब था पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास, V2 का सिंपल मतलब था पोटेंशियल ऑफ सेकेंड मास। वो यहां तक ठीक है। जब तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हो, यहाँ पे दो मासेस है ही नहीं, यहाँ पे एक ही मास है, एक ही मास है। तो यहाँ पे V1 या V2, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास एंड पोटेंशियल ऑफ सेकेंड मास हो ही नहीं सकता है। जब मास ही एक है तो किसका पोटेंशियल? किसका पोटेंशियल? जो मास है उसका पोटेंशियल। इसमें दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, बराबर, करेक्ट। तो पॉइंट नंबर वन पे पोटेंशियल को मैं कैसे डिनोट करूंगा? V1। और पॉइंट नंबर टू पे कैसे डिनोट करूंगा? V2। तो व्हाट इज V1 एंड V2 का मीनिंग हियर? V1 का मीनिंग होता है पोटेंशियल ऑफ मास M एट पॉइंट वन एट अ डिस्टेंस R1। और V2 का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ सेम मास बट एट अ डिफरेंट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, होना भी चाहिए, होगा होगा कंफ्यूजिंग होगा, और हम वो क्लियर भी करेंगे। ओके। व्हाट इज V इन जनरल? Q by M। So what will be V1?
u1 by m, where m is this source mass. And what is v2? u2 by m. तो एक मास के सराउंडिंग में एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1, वहां पे इस मास का पोटेंशियल था v1, और इसी मास के सराउंडिंग में दूसरा पॉइंट है 2, वहां पे इसी मास का पोटेंशियल है v2. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट? v2 माइनस v1. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस जीपीडी, इट इज नथिंग बट, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा वी से, इट इज नथिंग बट v2 माइनस v1. इट इज पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 1, राइट? तो यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ v1 और v2 का मतलब ये नहीं है कि पहले मास का पोटेंशियल और दूसरे मास का पोटेंशियल, यहाँ पे एक ही मास है, सिर्फ पॉइंट अलग अलग है. तो व्हाट इज v2? u2 by m माइनस u1 by m. तो ये क्या आ गया? u2 माइनस u1 by m. तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू? व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास. तो u2 माइनस u1 by m. यहाँ तक क्लियर? गुड. एनी डाउट्स? पक्का आना चाहिए था, आना चाहिए था डाउट. मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम का होता है. यहाँ तो एक ही मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गया फिर? टेस्ट मास की वैल्यू 1 किलोग्राम है, दैट इज द आइडिया. जैसे तुमने टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम की थी, याद है क्या? किया था ऐसा हमने. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हुए ऐसा ही किया था. हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो फोर्स का फॉर्मूला उठाओ, उसमें जो टेस्ट चार्ज है उसको क्या कर दो? यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम. तो यहाँ पे भी जब मैं बोल रहा हूँ ना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ पे मास नहीं है, ऐसा नहीं है, मास है. मास की वैल्यू क्या है? 1 किलोग्राम. तो तुम कर क्या रहे हो? तुम पॉइंट नंबर 1 से 1 केजी मास को, यूनिट मास को, पॉइंट नंबर 1 से कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? पॉइंट नंबर 2 पे. करेक्ट, राइट? तो जब एक मास को एक कॉन्फ़िगरेशन में एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हो तो क्या चेंज होता है? तो हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज, राइट? करेक्ट. तो रिमेंबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज u2 माइनस u1, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास. तो जब तुम यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दिखा रहे थे, तो इट डज नॉट मीन कि यहाँ मास है ही नहीं. यहाँ पे मास था, लेकिन क्या वैल्यू थी मास की? क्या थी? 1 किलोग्राम. यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर? यस. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? एस्केप वेलोसिटी. हाँ, वेरी गुड. छोटा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा. एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो समझा देता हूं मैं. बेटर ऑफ वेरिएशन कल कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि नाउ यू विल नो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना है, तो उसको एक वेलोसिटी देना पड़ता है अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अप. जैसे ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस ऑब्जेक्ट, इसको मैं अगर ऊपर थ्रो करता हूँ, राइट, क्या होता है? हाँ, वेलोसिटी कम होते जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? 0. अगर मैंने ज्यादा वेलोसिटी दे दिया तो क्या होगा? ज्यादा ऊपर जाएगा. इसको मैंने और भी ज्यादा वेलोसिटी दे दिया तो और ऊपर जाएगा. ऐसा करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा कि हमने इतना वेलोसिटी दे दिया कि वो वापस ही नहीं आया. बराबर. तो द वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वर्टिकली अपवर्ड्स. तो डेफिनेशन भी कैसे बनते हैं ना, वो समझ लो. इट्स टू सिंपल. आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दिया, कहां दिया? वर्टिकली अपवर्ड्स. कहां से दिया? अर्थ के सरफेस से. क्या हुआ? इट डज नॉट कम बैक. तो डिफिनेशन कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे फटाफट? The minimum velocity given to an object from the surface of Earth vertically upward such that it does not come back, या फिर such that it escapes Earth's gravitational field is known as escape velocity. And interestingly, escape velocity की वैल्यू कांस्टेंट है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब escape velocity की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती ही नहीं है. अगेन, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड.
तो मैं एक छोटा सा पेन को थ्रो करूँ तो भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देना पड़ेगा, सो दैट इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैंने एक हाथी को फेंक दिया तो भी 11.2। इसका मतलब ये कि तुम जो दो तीन चार लोग बड़बड़ करते हो, तुम में से एक को भी थ्रो किया तो भी 11.2, पूरे ग्रुप को थ्रो कर दिया तो भी 11.2। हाँ, अभी याद रहेगा। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पड़ेंगे अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भगाना है तो। एक बार गए तो वापस आ ही नहीं पाओगे। हाँ, लॉस्ट इन द यूनिवर्स। गुड। So how will you define what is escape velocity? The minimum velocity given to an object from the surface of Earth in vertically upward direction such that it escapes Earth's gravitational field is known as escape velocity, and the value of escape velocity for any object is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कहां से, इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ओके।